हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर और आज आप मेरे साथ हैं नाउन्स पार्ट 2 में। गाइस ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। आज किसी कारणवश मेरे स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो स्टूडियो में मतलब लाइट वगैरह की, इन्वर्टर वगैरह की दिक्कत हो गई थी, वो ठीक कराई। तो अभी ठीक हुई है और अभी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नहीं तो मेरा बैकलॉग हो जाता ना, और मेरे को बैकलॉग अच्छा नहीं लगता है। तो वी आर गोइंग टू क्लास स्टार्ट द क्लास नाउ। One second. आज एक्चुअली स्टूडियो ठीक करा है, तो गड़बड़ हो गई यार। इसका स्टाइलर होता है वो कहीं खो गया है। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, बाद में ढूंढते हैं, पहले नाउन्स पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें अभी तक टेंसेस कर लिए हैं, टेंसेस के साथ टेंसेस पार्ट 2, फिर हमने ये रूट वर्ड्स भी कर लिए हैं, नाउन्स पार्ट 1 कर लिया है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में एक तो हम करने वाले हैं रिवीजन, इसके साथ फिर आज हम करने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस, साथ में एडिशनल वोकैबुलरी। ठीक है, तो चलिए फटाफट रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन। नाउन इज अ नेम, बहुत सिंपल बताया कि एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन। फिर यहाँ पे बात आती है कि नाउन, चलो ये सर समझ आ गया, कितने तरह के नाउन होते हैं? तो मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इनको पहचानने का तरीका बताया कि ये क्या होते हैं, और फिर इसके बाद मैंने इनको फर्दर क्लासिफाई किया काउंट और नॉन काउंट नाउन में। काउंट नाउन जिनको आप यूजुअली काउंट करते हैं, इनका नंबर होता है, इनके साथ मैनी और फ्यू का इस्तेमाल होता है, इसका प्लूरल भी हो सकता है। इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं नॉन काउंट नाउन, जिनका कोई नंबर नहीं होता, इनका यूनिट होता है, आप इनको मेजर कर सकते हैं। इनका प्लूरल नहीं होता, इनके साथ एस और एस नहीं लगता, इनके यूनिट को प्लूरल किया जा सकता है, और इनके साथ मैनी और फ्यू का इस्तेमाल भी नहीं होता, मच या लिटिल का इस्तेमाल होता है। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको काउंट नाउन के, नॉन काउंट नाउन के। हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसे नाउन्स पढ़े जिनकी दो टांगे, एक के बिना दूसरी बेकार, दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं, हमेशा इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, पिंसर्स। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा है कुछ ऐसे नाउन जिनके साथ अगर आप एस या ई एस लगा देते हैं मीनिंग बदल जाता है, जैसे वुड, वुड्स, ऑर्डर, ऑर्डर्स, समन, समन्स, ये सब पढ़ाया। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे रूल पढ़ाए वाले, छोटे छोटे दो नाउन बीच में प्रेपोजिशन, दो नाउन अगर सेम है तो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये वाली बात बताई तुम्हें। इसके बाद मैंने तुम्हें एक और चीज़ कराई थी ना, इतना ही था। दैट्स इट। एक और रूल पढ़ाया था ना उनका जो मुझे, हाँ, पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, है ना, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, इन सब के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन्स पहले से प्लूरल होते हैं, इनके साथ कभी एस और एस का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें कल मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हम जो कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं किस पर? ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अभी जो कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं ना, ये होते तो एक हैं पर इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कह दिया बंच, टीम, कमिटी, ग्रुप, हर्ड, ठीक है, आर्मी,
पार्लियामेंट, जूरी एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या है भाई, एक है। यह है तो एक, पर इसमें बहुत सारे हैं, ये यूजुअली ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आप दोनों काम कर सकते हैं, इनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं और इन्हीं के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं। तो अब सवाल होता है सर मेरे को कैसे पता चलेगा कब सिंगुलर और कब प्लूरल वर्ब लगानी है? तो भाई जब ये बात करेंगे इंडिविजुअल एक्शन की, किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल एक्शंस। इंडिविजुअल एक्शंस का मतलब है ये कहीं ना कहीं बात कर रहे होंगे मेंबर्स की, और उस केस में क्योंकि मेंबर्स प्लूरल है तो आप इसके साथ क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सिंगुलर की बात करेंगे इसका मतलब ये बात कर रहे होंगे कलेक्टिव एक्शन की, सब मिलके कुछ काम कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्शंस, और मतलब ये पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं और इसलिए अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेता है। कुछ एग्जाम्पल से ये बात आपको एकदम स्थापित हो जाएगी, जैसे ठीक है भाई, अपने हिसाब से यहाँ पे भरते रहिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब, फिर चेक कर लीजिएगा। अभी मैं लिख रहा हूं। तो कुछ मल्टीपल सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ। याद रखिए जब प्लूरल वर्ब आती है तो जो प्रोनाउन आता है वो भी कैसा होता है, प्लूरल होता है। और जब सिंगुलर वर्ब आती है तो क्योंकि नाउन के लिए वर्ब आती है तो ये क्या होता है, हमेशा प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्त, तो जब आपने कहा द आर्मी डैश वन दी बैटल, तो हैज या हैव में से कुछ भरना है तो आप क्या करेंगे, द आर्मी हैज, क्योंकि एक ऐसा एक्शन है कलेक्टिव एक्शन, सबने मिलके जंग जीती है, किसी ने गोलियां चलाई हैं, किसी ने भाला फेंका होगा, किसी ने बम फोड़ा होगा, तो द आर्मी हैज वन द बैटल, कलेक्टिव एक्शन है, सबने मिलके किया, सब एक ही कॉज के लिए काम कर रहे थे। अब ये स्विमिंग करने की बात है तो भाई ऐसा तो नहीं है सब हाथ पकड़ के एक ही कॉज के लिए स्विमिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है। कोई अंडर वाटर होगा, कोई ओवर वाटर होगा, कोई सिर्फ पानी में पैर डाले बैठा होगा, कोई स्विमिंग नहीं कर रहा होगा, सिर्फ पानी में लेटा होगा, है ना, समझ रहे हो ना, कोई रिग्रेसिव तैर रहा होगा, कोई सिर्फ जंप कर रहा होगा, और ये सब मिलके नहीं कर रहे हैं कुछ, सब अपना अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना तैर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने स्विमिंग करी तो तुम्हारा कुछ फायदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कलेक्टिव एक्शन नहीं है, स्विमिंग करना कलेक्टिव एक्शन नहीं है। सो द टीम आर स्विमिंग इन द पूल, क्योंकि एक ऐसा एक्शन है, इंडिविजुअल एक्शन है, इंडिविजुअल एक्शन। बीच वाले देखते हैं, द ग्रुप डैश डिफरेंसेस अमंग देम, तो देखो प्रोनाउन प्लूरल यूज हुआ है, दम, उनके बीच में, ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस है। कलेक्टिव एक्शन है क्या डिफरेंस होना, नहीं, सबका अलग अलग है। कोई कह रहा है कि ये बदतमीज है, कोई कह रहा है ये पॉलिसी तुम गलत लाए हो, कोई कह रहा है तू पैसा खा गया, कोई कह रहा है ये चोर है, कोई कह रहा है इसे ग्रुप में लेना ही नहीं था। तो क्या है, द ग्रुप
have differences among them. तो जब ये मिलके एक काम कर रहे हैं, कलेक्टिव एक्शन है, सब एक, सबकी एनर्जी एक जगह लग रही है, तो कलेक्टिव एक्शन है। नहीं तो ये कैसा है, इंडिविजुअल एक्शन है, इसलिए प्लूरल वर्ब आई दोनों के, इंडिविजुअल एक्शन। नीचे वाला देखो, द पार्लियामेंट इज पासिंग द बिल टुडे, कलेक्टिव एक्शन है, समझ रहे हो ना, कलेक्टिव, क्योंकि सब एक ही कॉज में काम कर रहे हैं कि या तो बिल पास होगा या बिल पास नहीं होगा, सब काम बिल पर ही कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो मान लीजिए पार्लियामेंट में 500 मेंबर्स हैं या 400 मेंबर्स हैं, तो 400 मेंबर्स में से 250 ने वोट कर दिया कि हाँ पास होना चाहिए, बाकियों ने कर दिया कि नहीं होना चाहिए, तो वो अलग बात है, पर ये कॉज तो है ना, मिलके डिसीजन तो एक ही लिया ना सब ने, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, द पार्लियामेंट इज, क्योंकि एक ऐसा एक्शन कलेक्टिव एक्शन है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कलेक्टिव होगा। अब मान लो स्विमिंग कर रहे थे, एक उसमें से डूब गया, तो बाकियों की जिम्मेदारी थोड़ी है भाई, सब अपनी अपनी कर रहे थे। लेकिन पार्लियामेंट में ने अगर बिल प्लस गलत पास कर दिया तो सभी की जिम्मेदारी है, सभी को बोला जाएगा ये तो बिल पास किया है इन्होंने, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो द ज्यूरी डैश टेकन, अब द ज्यूरी सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, सब अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे ना, या सब मिलके एक ही सीट पे बैठेंगे। कलेक्टिव एक्शन नहीं है कि चलो आओ बैठ जाते हैं धपाक, एक बैठा उसकी गोद में दूसरा बैठा, ऐसा नहीं हो सकता। तो द ज्यूरी हैव टेकन देयर सीट्स, क्योंकि कौन सा एक्शन है, इंडिविजुअल एक्शन। और अब एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं, द जूरी डैश गिवन द वर्डिक्ट, जूरी ने वर्डिक्ट दे दिया है, फैसला दे दिया है, तो ये कलेक्टिव एक्शन हो गया। द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, कौन सा, कलेक्टिव एक्शन। तो बड़ा आसान तरीका है, कैसे पहचान सकते हो कि जब मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पे मेंबर्स ने नहीं जीती है, कलेक्टिवली आर्मी ने, पूरी आर्मी ने जंग जीती है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंबर्स के बीच में डिफरेंस है, मेंबर्स स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स पास नहीं कर रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट मिल के बिल पास कर रहा है। इसी तरीके से जूरी अपनी अपनी सीट ले रहे हैं, अपनी अपनी, ना कि मिल के सब एक सीट के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो वर्डिक्ट है उस पर सब मिल के एक वर्डिक्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल एक्शन और कलेक्टिव एक्शन को डिफरेंस समझ सकते हैं। ये सारा रीडिंग बेस्ड होता है, वैसे तो यूजुअली टीचर इसमें पढ़ा देते हैं 2 एग्जाम्पल के साथ, डिवाइडेड वाला एक एग्जाम्पल आता है, मैंने आपको गहराई से समझाया, मल्टीपल एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी आपको क्या आएगा, किससे, प्रैक्टिस से, जब आप इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आपको आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग डालिए नाउन्स जेंडर। देखो भाई, हमारे पास कितने जेंडर होते हैं, हमारे पास बेसिकली 2 ही जेंडर होते हैं, मस्कुलिन या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है ना हिंदी में। तो जूता भी होगा तो उछाला या उछाली, है ना, बोतल उछाला या उछाली, ढक्कन उछाला या उछाली, हम कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, समझ नहीं आता दही खट्टा होता है या खट्टी होती है, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसको हमने क्लियर करा, अंग्रेजी ने करी एक बेहतरीन बात, क्या किया, यहाँ पे 4 जेंडर दे दिए। एक तो दे दिया मैस्कुलिन जेंडर, एक दे दिया फेमिनिन जेंडर, एक दिया हमें कॉमन जेंडर, और एक फाइनली दिया न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर कौन सा होता है, अरे भाई मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जिसका नाम सुनते ही पता चल जाए तो लड़का ही होगा, नाउन से ही पता चल जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा अंकल तो तुम ये थोड़ी कहोगे अंकल आ गई, है ना, या फिर मैं लिखूंगा फादर, ठीक है, या फिर मैं लिखूंगा सन, ठीक है, या फिर मैन। नाम सुनते ही तुम्हें पता लग गया कौन है, लड़का है ना। ऐसी फेमिनिन जेंडर होता है, नाम से पता लग जाएगा। जैसे मैंने लिखा आंट, आंट आ गया, नहीं कहोगे ना आंटी आ गया, नहीं होगा, ठीक है। मम्मी बड़ा खतरनाक है, नहीं हो सकता, पापा बड़ा खतरनाक हो सकता है, मम्मी बड़ी खतरनाक हो सकती है। सन, डॉटर, वुमेन, ये सारे के सारे क्या क्या हो जाते हैं, फेमिनिन हो जाते हैं। अब कॉमन कौन से होते हैं, कॉमन ऐसे होते हैं कि नाउन से पता नहीं चलेगा, नाम से नहीं पता चलेगा। जैसे लॉयर, भाई लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। जैसे ऑफिसर, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। जैसे आपने कहा इंजीनियर, कजिन, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो इसमें आते हैं तुम्हारे नॉन लिविंग्स,
और एनिमल्स। ठीक है, अब कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कौन? कवि। तो भाई एक कविता आई, चांद सी महबूबा हो मेरी। चांद कंफ्यूज, चांद कह रहा आज तक तो तू मामा मान रहा था मेरे को, चंदा मामा से जैसा मेरा मामा, आज कह रहा है चांद सी महबूबा हो। ये क्या हुआ तेरे टेस्ट को, तेरी अकल को? ठीक है, कंफ्यूज। फिर गाना आया, फूलों सा चेहरा तेरा। तो फूल तो हमारे यहाँ, हम फूल को क्या मानते हैं? फूल मुरझा गया, फूल मुरझा गए, लड़का मानते हैं। गुलाब हमारे यहाँ लड़के का नाम होता है, गुलाब। क्या मतलब हुआ इस बात का? फूलों सा चेहरा तेरा मतलब मर्दों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, मर्दों सा चेहरा तेरा, लेकिन मुस्कान तेरी लड़कियों वाली है। ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है, अजीब हो जाती है। तो अंग्रेजी ने इस विवाद को खत्म कर दिया। अंग्रेजी ने कहा कि भाई एक चीज होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी बेजान चीज को पर्सन बना के यूज करते हैं पोएट्रिक वे में, उसका एट्रीब्यूट दिखाने के पोएटिक वे में। तो अंग्रेज ने कहा भाई इसको शॉर्ट कर लेते हैं, वो सारी चीजें जो दिखाती हैं क्या? पावर, और दिखाती हैं स्ट्रेंथ, उसको तो मैस्कुलिन में रख दो। जैसे डेथ, तो हमारे ये कहते हैं ना मौत आ गई, इनके यहाँ मौत आ गया ना, मौत इनके यहाँ लड़का होता है। पोएट्री में जब यूज होगा तो उसका मतलब मेल होगा। सी, सन, माउंटेन, ऐसी सारी चीजों को अंग्रेज ने क्या रखा? किसको क्या रखा? हमारे यहाँ भी सूर्य देव होते हैं, है ना, समुद्र के भी देव होते हैं, क्या नाम था उनका भूल गया मैं, माउंटेन, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ भी मेल होते हैं। ऐसे अंग्रेजों ने कहा वो सारी चीजें जो पोएट्री में दिखाएं तुम्हें क्या? ब्यूटी और पीस। तो ये वुमेन होती हैं, कौन कौन सी हो गई ब्यूटी में? फ्लावर, रिवर, ठीक है। या फिर आपने कहा मून, हाँ जी, हमारे यहाँ चंदा मामा होते हैं, इनके यहाँ मामी होती हैं। ठीक है, मून को पोएट्री में हम यूजुअली फेमिनिन यूज करते हैं। तो फ्लावर, रिवर, मून ना, और आपने कह दिया अर्थ, नेचर, हमारे यहाँ भी प्रकृति, है ना, नेचर, ये सारी की सारी कौन होती हैं? फेमिनिन होती है। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? कहने का मतलब है जब आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा ना पोएटिक सेंस में, तो आप इसके साथ मैस्कुलिन लगाएंगे। जैसे द मून वॉज एमिटिंग इट्स ब्यूटी। अब यहां पे आपने पोएटिक सेंस में यूज किया है, तो ये इट्स नहीं होगा, क्या होगा? हर ब्यूटी, समझे, क्योंकि हर लड़कियों के लिए यूज होता है। जैसे द डेथ कैन नॉट लेट हिम गो फ्रॉम हिज क्लच। मौत ने उसको अपने क्लच से नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। तो द डेथ कांट आप बोलेंगे, कैन नॉट बोलेंगे, और लेट हिम, ये ना किसी आदमी की बात हो रही है, और ये हिज किसके लिए आए? डेथ के लिए आए। तो ये बेसिकली इस तरीके से यूज होता है नाउन जेंडर, याद रखिए। तो हमारे पास 4 जेंडर होते हैं, जिसमें से 2 नाउन, ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? हमेशा जब उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो हिज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ों को मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है ना, वो चीज़ें जो पावर दिखाएंगी, है ना, फायर हो गया, इसमें फायर भी आ गया, पावर दिखाता है, थंडर आ गया। तो यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं? पावर या स्ट्रेंथ दिखाती हैं, तो इसको मैस्कुलिन करके यूज करना है पोएटिक सेंस में अगर आता है, और नहीं तो इसके साथ इट्स ही यूज करना है। जैसे अगर मैं कहूं द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो कोई भी गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ यहाँ पे ज्योग्राफिकली यूज हुई है, साइंटिफिकली यूज हुई है, पोइटिकली यूज नहीं हुई है। पोइटिकली यूज होती तो यहाँ पे हम कुछ सोच सकते थे इसके लिए, पर अभी हम इसमें इसे इसी तरीके से रखेंगे। ठीक है, इट्स ही यूज करेंगे।
ठीक है, तो अभी आप इसके साथ इट्स यूज करेंगे, इसके साथ आप ये यूज नहीं कर सकते, हिम या हिज या हर। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई तुम्हारा नाउन जेंडर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, एपोस्ट्रॉफी इसकी। तो याद रखिए जो एपोस्ट्रॉफी होता है ना, apostrophe is used to express possession। ठीक है, possession दिखाता है apostrophe, अधिकार दिखाता है, का या की दिखाता है। जैसे the lion's den, शेर की मांद, या आपने कहा पीपल्स चॉइस, लोगों की पसंद। ठीक है, या फिर आपने कहा मोहन्स शर्ट, या फिर बर्ड्स नेस्ट, चिड़िया का घोंसला। तो सारी जानदार चीजें हैं। एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन। अब ये बात याद रखिए किसके साथ, विद लिविंग बींग्स। ठीक है, और नॉन लिविंग्स के साथ क्या होगा, तो नॉन लिविंग के लिए आप प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, एक्सप्रेस करने के लिए पोजीशन आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं कैसे। जैसे द कॉलर ऑफ द शर्ट, या फिर द कलर ऑफ माई हाउस। नॉन लिविंग है, ठीक है, हाउस भी नॉन लिविंग है, शर्ट भी नॉन लिविंग है, तो आप प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप ये नहीं लग सकते क्या, शर्ट्स कॉलर, ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से माई हाउसेस कलर, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर लिविंग बीइंग है कोई तो आप एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, का या की, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अगर नॉन लिविंग है तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, का या की बताने के लिए, मतलब पोजेशन बताने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया पोजेशन वाली बात। इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा, कुछ और तरीके के, मतलब ये रूल एक जगह जाके ब्रेक हो जाता है। कब, in case of heavenly bodies, या फिर पर्सोनिफिकेशन, जो ही मैंने बताया ना, पर्सन बना के यूज करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ हेवनली बॉडीज, पर्सोनिफिकेशन, स्पेस, टाइम, डिस्टेंस, वेट ना, स्पेस का मतलब प्लेस भी है। इन सारे केसेस में apostrophe s कैन बी यूज्ड। ये बाबू एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हो सकता है। क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा हेवनली बॉडीज के साथ मैंने कहा मान लो अर्थ्स एटमॉस्फेयर,
कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं और ये भी कह सकता हूं दी एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा डेथ्स, आइसी हैंड्स, मौत के ठंडे हाथ, यही ज्यादा बढ़िया है। लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द आइसी हैंड्स ऑफ डेथ, ये भी ठीक है, पर ये वाला ज्यादा बढ़िया है। मैं पोएटिक सेंस में ये वाला यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि पर्सोनिफाई कर रहा है, पर्सन बना के यूज कर दिया। मौत के हाथ थोड़ी होते हैं, पर तुमने उसको पर्सन बना के यूज कर दिया। ठीक है, हम जस्टिस के लिए भी लिखते हैं ना कि इंसाफ के लिए ऐसा कर दो, फॉर जस्टिस से, कि आगे बताऊंगा, कुछ और बता देता हूं। जैसे हम बोलते हैं नेचर्स लव, द लव ऑफ द नेचर भी कह सकते हैं, प्रकृति का स्नेह, पर ये ज्यादा बढ़िया तरीका है क्योंकि आप पोएटिक सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेट के सेंस में भी लिख सकते हैं, जैसे 200 पॉन्ड्स वेट। क्या मतलब हुआ? 200 पौंड का भार, यह मतलब हुआ का या की बनाने के लिए 200 पौंड का भार। ठीक है, ये आपने टाइम के लिए कहा 3 days लीव, 3 दिन की छुट्टी, का या की कहना चाह रहे हैं आप, 3 दिन की छुट्टी, 3 days लीव। इस तरीके से भी आप एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि वैसे तो सिंपल सा रूल एपोस्ट्रॉफी का ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं, प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, और लिविंग थिंग्स के साथ प्रेपोजिशन ऑफ नहीं, हमेशा एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। इस जगह पे आके ये रूल टूट जाता है जब हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन की, स्पेस की, टाइम की, डिस्टेंस, वेट की या प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, पर ज्यादा बढ़िया एपोस्ट्रॉफी वाला माना जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी की केसेस भी करा दिए। अब हम चलते हैं कुछ और चीज पे, जिसे हम कहते हैं डबल एपोस्ट्रॉफी। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर मैं कहूं अकबर्स एंड बाबर्स विक्ट्रीज, या मैंने कहा रफीस एंड सोनू निगम्स सॉन्ग्स, तो यहां पे जो अकबर की विक्ट्रीज हैं वो बाबर की विक्ट्रीज से अलग है, दोनों अलग अलग है ना भाई। एक एग्जांपल और देखो, मुन्नीस एंड शीलास डांस। तो यहां पे आप देख रहे हैं मुन्नी के डांस स्टेप अलग थे, मुन्नी बदनाम हुई थी, शीला जवान हुई थी, दोनों का अलग अलग डांस था। तो ये दोनों के हैं, जब भी आप दोनों के पोजीशन की बात करेंगे तो दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। जैसे अकबर की जंगें अलग हैं, बाबर की अलग टाइम का राजा है, तो क्या है, दोनों की जंगें अलग हैं, दोनों के साथ आपने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया। रफी के गाने अलग टाइम के, सोनू निगम के अलग टाइम के गाने हैं, तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं क्या, इंडिविजुअल पोजेशन, इंडिविजुअल पोजेशन। जब आप दोनों के साथ SEIS लगाते हैं, इंडिविजुअल पोजेशन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है भाई, अब कभी कभी आपको ऐसे भी लिखना पड़ता है, आपने सुना होगा गुप्ता एंड सन्स शॉप। अब एक दुकान है, दोनों की है, गुप्ता जी की भी और लड़कों की भी, गुप्ता एंड सन्स शॉप, या फिर सीमा एंड रीमास जॉइंट बैंक अकाउंट, दोनों का अकाउंट है, सीमा भी पैसे डालती है, रीमा भी पैसे डालती है, तो दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे, सिर्फ बाद वाले के साथ, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव पोजेशन है। ये मान लीजिए आपने कहा
रफीस, रफी एंड लतास डू इट। तो जो डू इट होता है वो हमें जानते हैं क्या होता है, वो दोनों मिलकर गाते हैं, तो इसलिए सिर्फ बाद वाले के साथ लगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कलेक्टिव पोजेशन का। तो क्या सीखा मेरे बच्चे, बच्चे ने सीखा ये कि अगर इंडिविजुअल पोजेशन है, सबका अपना अपना अधिकार है, अलग अलग मामला है, तो एपोस्ट्रॉफी दोनों के साथ लगा दें। अगर दोनों मिलके कुछ एक कलेक्टिव काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गुप्ता जी और लड़के दोनों बैठते हैं, सुबह में गुप्ता जी बैठते हैं, शाम को लड़के बैठते हैं। सीमा और रीमा ने ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट है। रफी और लता का मिक्स करके गाना गाया गया है। तो ये कलेक्टिव पोजीशन में आप एपोस्ट्रॉफी सिर्फ बाद वाले के साथ लगाएंगे, और इसमें दोनों के साथ लगेगी, दोनों के साथ एपोस्ट्रॉफी, दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगेगी। बस इतनी सी बात है। अगला पॉइंट देखो, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स की जिसे हम लिखते हैं ना ये कंपाउंड नाउन्स। जैसे हमने लिखा सन इन लॉ, ठीक है, यह हमने लिखा फादर इन लॉ, कंपाउंड नाउन है। यह हमने लिखा कमांडर इन चीफ। तो भाई एपोस्ट्रॉफी कैसे लगाओगे इनके साथ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे लगाओगे, ठीक है, कैसे लगाओगे? तो अगर तुम इसके साथ एपोस्ट्रॉफी लगानी है तो ऐसे लगाओगे। ये तो तरीका है किसका, एपोस्ट्रॉफी का। सन इन लॉस, सालों का, सालों का घर, सालों का पैसा, सन इन लॉस। ऐसे अगर प्लूरल करना है तो सन इन लॉ, ऐसे इस नाउन को प्लूरल किया जाता है। तो पॉइंट यह है कि अगर प्लूरल करना है तो यहां पे एस लगता है, और अगर एपोस्ट्रॉफी लगानी है तो वो बाद में लगता है। समझे, प्लूरल करने में लॉज में मत लगा देना। इसी तरीके से फादर इन लॉ, अगर एपोस्ट्रॉफी लगानी है तो ये लगेगी, एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगेगी। लेकिन अगर तुम कह दो ससुर का, ससुरों का, मान लो तुम्हारी कहीं पे शादी हो रही है, वहां पे लड़की के 4 ताऊ हैं, तो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे सारे ससुर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे हो? कैसे लिखोगे, फादर्स इन लॉ ससुरे, और फादर इन लॉज ससुर का, ठीक है। तो जब एपोस्ट्रॉफी उनका का या किसी चीज पे उनका पोजीशन बता रहे होगी, जैसे ससुर का घर, ससुर का पैसा, ससुर की बीवी, ससुर का बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे लॉ के बाद। अगर तुम ये कहना चाहते हो एक से ज्यादा ससुर है तुम्हारे, ससुरे प्लूरल, तो आपको यहां पे करना पड़ेगा। सेम इज विद कमांडर इन चीफ, एपोस्ट्रॉफी यहां लगाओगे और प्लूरल करोगे ऐसे, कमांडर्स इन चीफ, ऐसे हो गया ये क्या, प्लूरल। तो उम्मीद है छोटे छोटे रूल हैं, मजा आया होगा तुम्हें पढ़ के। बाकी कहानी हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस लगाने के लिए टाइम तो मैं दूंगा नहीं, जैसे ही आपको मेरी शक्ल दिखे, नया क्वेश्चन दिखे, आपको मेरे को पॉज कर देना है। पॉज करके आप 5 सेकंड का 2 सेकंड मतलब पॉज करके देख लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। जस्ट द टीम डैश डिस्प्यूट, लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मैटर ऑफ सिलेक्शन पे आपस में लड़ रहे हैं, कलेक्टिव एक्शन नहीं होता लड़ना कभी, ना, डिस्प्यूट आपस में है, तो क्या सिंगुलर, द टीम हैज डिस्प्यूट्स, टीम में डिस्प्यूट्स है ओवर द मैटर ऑफ सिलेक्शन। कौन सा है ये, क्या कहते हैं इसको, ये है इंडिविजुअल एक्शन। अगला देखते हैं, डैश वॉज टाइटली सील्ड टू प्रिवेंट लीक्स, तो क्या बोलोगे, बॉटल कैप, एपोस्ट्रॉफी तो है नहीं, द कैप ऑफ द बॉटल, क्योंकि क्या है, नॉन लिविंग है, बॉटल नॉन लिविंग है, तो प्रेपोजिशन ओ एफ ऑफ से कहानी जाएगी पूरी, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। आंसर हुआ तुम्हारा सी। अगला क्वेश्चन, डैश नोन फॉर देयर जेंटल नेचर एंड फ्लफी वूल कोट्स, कोट्स एक से ज्यादा है,
अब एक बात याद रखो, ये नया कॉन्सेप्ट है, शीप हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ वर्ड होते हैं जैसे शीप, जैसे डियर, जैसे फिश, जैसे स्पीशीज, इनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं और इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं। बट इनके साथ याद रखिए, इन तीनों के साथ टिंग टिंग टिंग, डू नॉट यूज एस और ई एस। इन तीनों के साथ एस और ई एस यूज नहीं कर सकते। फिश के साथ कर सकते हैं, कब मैं बताऊंगा। तो प्लूरल वर्ब कब लगती है, जब यार प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगा दो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर। कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा मैनी, तो शीप नहीं लिखूंगा, शीप ही लिखूंगा। मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मैनी लगा हुआ है इसलिए मुझे शीप कहना पड़ा, मतलब आर लगाना पड़ा, पर मैं शीप्स नहीं करूंगा, एस और एस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, a lot of sheep are hunted। प्लूरल वर्ब भी लगाऊंगा, शीप लिख के प्लूरल वर्ब लगाऊंगा, शीप्स कभी नहीं लिखूंगा। प्लूरल वर्ब भी इसके साथ लग सकती है। अगर मैं इसको मैनी का जगह लिख दूं, a sheep was hunted, या फिर is a meek animal। क्या मतलब हुआ कि जो शीप है वो कैसा जानवर है, एक सीधा जानवर है। ठीक है, सीधा जानवर है। तो आपने पूरी कम्युनिटी की बात कही, सिंगुलर यूज किया, यहाँ पे भी सिंगुलर यूज किया ना, सिंगुलर बात कर रहे हैं। प्लूरल भी आ सकता है, सिंगुलर भी, डिपेंडिंग कि आप एक से ज्यादा करें या नहीं। बट एस और एस नहीं आएगा, ये मुद्दे। जब आप लिखते हैं फिशेस, तो फिशेस का मतलब हो जाता है वेराइटी ऑफ फिश, वेराइटी या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ शिप ऑफ फिश, ये बात रखिए। ठीक है, तो फिश के लिए भी आप सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। ठीक है, फिश, मैनी फिश आर कॉट इन। तो जब आपका मतलब होगा नॉर्मल, आप फिश की बात कर रहे हैं। जब आपका मकसद ही खास वैरायटी बताना होगा फिश की, तो आप फिशेस कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें आंसर डी हो गया, क्योंकि शीप के साथ एस तो लगा नहीं सकते, इसमें एस लगाए, इसमें एस लगाए। एक से ज्यादा है, देयर जेंटल है ना, नाउन प्लूरल यूज हुआ है। यहाँ पे कोट सब प्लूरल है, तो आप इसको भी प्लूरल रखेंगे, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा। डैश अ ग्रेसफुल एनिमल दैट रोम्स द फॉरेस्ट, तो किसकी बात हो रही है भाई, डियर की बात हो रही है। एस और एस तो लगा नहीं सकते, तो ये काट डालो, ये काट डालो, ये काट डालो, एक ही बचा, खत्म। यही तो पढ़ाया था, डियर के साथ एस और एस नहीं लग सकता, डियर इज अ ग्रेसफुल एनिमल। ड्यूरिंग द डाइव we saw dash swimming in the coral leaf, each species more beautiful than the last। ना, एक से ज्यादा स्पीशीज है, तो फिश होना चाहिए, फिशेस। तो ये गया, ये गया, या तो ये आंसर या ये आंसर। आ लॉट्स नहीं होता, या तो लिखते हो लॉट्स ऑफ, जो बराबर होता है किसके, आ लॉट ऑफ के। तो या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, तो ये वाला सही हो गया। समझे, इसके साथ एस हटता नहीं है और इसके साथ लगता नहीं है, इसको हीरोपंती आती नहीं है, इसकी जाती नहीं है, ऐसे याद रखना। A lot of fishes, क्योंकि वैरायटी की बात हो रही है। The dash of the allied forces coordinated their strategies to ensure a successful mission। तो dash of the allied, तो dash क्या है भाई, कमांडर इन फोर्सेस, their strategies, तो ये प्लूरल है, हमें प्लूरल चाहिए। तो प्लूरल यहाँ पे ये वाला है और ये वाला है, तो ये एलिमिनेटेड और ये एलिमिनेटेड। तो कमांडर्स इन चीफ, ये हो जाएगा ना, ये वाला प्लूरल होगा डी, कमांडर्स इन चीफ। इसके साथ ऐसे नहीं लगेगा, ये तो तब लगता है जब आप एपोस्ट्रॉफी लगा रहे होते हैं। आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज द कंडीशन दैट रिक्वायर्स केयरफुल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। डायबिटीज, अब एक बात याद रखो, जितने भी होते हैं ना, certain nouns are used with s or es, but
they take a singular verb. ये कौन कौन से nouns, जैसे भाई मैंने लिखा इसमें आ जाते तुम्हारे names of diseases, names of sports, names of subjects. मेनली ये 3 तरह के होते हैं. अब जैसे मैंने नेम्स ऑफ डिसीज लिख दिया, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स. मीजल्स होती है छोटी माता जैसे आप कहते हैं, दाने वाने निकल आते हैं ना, मीजल्स. या फिर और कौन सा होता है भाई तुम्हारा, शिंगल्स स्किन डिसीज होती है, रिकेट्स हड्डियों की बीमारी होती है, मम्प्स गला फूल जाता है ना. इन सब के साथ एस लगाएंगे पर सिंगुलर वर्ब लगेंगे. नेम्स ऑफ सर्टेन स्पोर्ट्स, जैसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हो गए आपके, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया, हाँ जी, नेम्स ऑफ सर्टेन स्पोर्ट्स. कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं हमारे पास, यार चेस, ड्रॉट्स होता है चौसर वाला गेम जो होता है ना, 500 से खेला जाता है, गेम को ड्रॉट्स बोलते हैं. चेस, ड्रॉस, एरोबिक्स, एथलेटिक्स. नेम्स ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स. अब सारे के सारे सिंगुलर है पर इनके साथ वर्ब कैसी लगती है, बस सारे के सारे सिंगुलर है, वर्ब इनके साथ सिंगुलर लगती है पर एस और एस लगा होता है. जैसे डायबिटीज इस, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, डी आंसर होगा इसमें. आर मत कर देना कभी इसे, ये पॉइंट है इसका. जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है, तो डी इज द करेक्ट. ठीक है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाइएगा. नेचर्स लव सराउंड्स अस इन एवरी सीजन्स ब्यूटी, तो कह रहा है कि प्रकृति का जो स्नेह होता है, सही है ये, सराउंड्स अस इन एवरी सीजन्स ब्यूटी. इन द ब्यूटी ऑफ एवरी सीजन भी कर सकते हैं पर ठीक है, पोइटिक सेंस में सही जाएगा ये, डी इज द करेक्ट आंसर. नेचर्स लव बिल्कुल सही है, प्रकृति का स्नेह. साइंसेस रोल, अब देखो एक गलती हो गई, एक बात याद रखो, वैसे तो साइंस का जो रोल है, एडवांसिंग हैज ट्रांसफॉर्म मॉडर्न लाइफ इनटू काउंटलेस वेज, तो यहाँ पे साइंस रोल भी लिख सकते हैं, द रोल ऑफ साइंस. एक गलती हो गई, इसलिए लिखना पड़ेगा ऐसे, बस ये एस जो लगाया है ये नहीं लगेगा, क्यों, याद रखो. एनी नाउन दैट एंड्स विद सीई और एस, कोई भी ऐसा नाउन जो खत्म होता है सीई पे या एस पे, जैसे ये सीई पे खत्म हो रहा है या ये एस पे खत्म होता, या फिर प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड, या फिर उसके साथ आती कैसे ऐसी साउंड आती, हिसिंग साउंड, तो याद रखो क्या, एपोस्ट्रॉफी is used without s और es. एपोस्ट्रॉफी उसमें बिना s और es के यूज होगी. जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा लिखा हुआ बॉयज हॉस्टल, हमेशा ऐसे लिखिए. चिल्ड्रंस डे आता है, लोग गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो बस ऐसे लिखना होता है चिल्ड्रंस डे, इसमें एस नहीं लगेगा. एस अगर तुमने लगा दिया भाई ये गलत है, इसमें एस है ना. आप अपने टीचर्स को विश करते हैं तो ये लिख देते हैं टीचर्स डे, ये गलत है, इसका मतलब है कोई एक टीचर है उसका दिन है, ये होना चाहिए ऐसे, टीचर्स एक से ज्यादा टीचर है तो उनका डे ना. ऐसी बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल ना कि एक लड़के का हॉस्टल, तो आपने यहाँ प्लूरल यूज किया, यहाँ पे भी आपने एपोस्ट्रॉफी ऐसे यूज किया.
तो ऐसी कोई भी चीज जो एस या ईएस पे खत्म होगी या साउंड प्रोड्यूस करेगी वाला, तो आप उसके साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। जैसे सिर्फ कॉमा लगाएंगे, गणेश आइडल, गणेश की मूर्ति, तो एस नहीं लगाएंगे। जैसे जस्टिस सेक, है ना, भगवान के लिए, तो आपने एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, सीधे से ऐसे लिखेंगे। ये है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइंसेस रोल नहीं होना चाहिए, ये गलत लगा है। या तो लिखोगे द रोल ऑफ साइंस, जो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा पोइटिक वे में भी लिखना चाह रहे हो, जैसे साइंस के वरदान, तो ऐसे लिखोगे साइंसेस बून, साइंस के वरदान, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए। The crowded market was a prime spot for a pickpocketer to slip unnoticed through the crowd. सब कुछ सही है, पिक पॉकेटर कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है पिक पॉकेट। ऐसे ही याद रखो, चीटर भी कोई वर्ड नहीं होता, चीटर कुछ नहीं होता, वर्ड होता है चीट। ऐसे ही याद रखो, प्राउड ही कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, प्राउड, ठीक है। तो पिक पॉकेट होता है, पिक पॉकेटर नहीं होता, जिसे आप कहते हैं जेब कतरा। The oxen was pulling the heavy cart through the muddy field. तो oxen कौन होता है, ये plural of ox है। तो भाई इसके साथ was नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। A is the correct answer. Next question. The criteria is, तो criteria क्या होता है, हमेशा याद रखो, criteria हमेशा plural होता है, तो उसके साथ verb भी कैसी आएगी, plural। तो the criteria are, अगर आप कहते CRITERION, क्राइटेरियन, तो ये सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी इज लगाते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरिया प्लूरल होता है, जैसे डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है, कई सारे होते हैं, डेटा, डेटम, मीडिया, मीडियम, ये हो जाते हैं सिंगुलर, ये हो जाते हैं प्लूरल। फॉर्म्यूले, फॉर्म्यूला, ठीक है, ये वाले सिंगुलर है, उधर वाले प्लूरल है। याद रखिए, इस पे भी क्वेश्चन फंस जाता है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। व्हाट डज द कट द मस्टर्ड, कल द मस्टर्ड का मतलब है भाई, जैसा सोचा तुम्हारे बारे में वैसे निकले तुम। टू मीट द एक्सपेक्टेशन, टू बी सक्सेसफुल, वी हैव फाइनली कट द मस्टर्ड बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एनडी एग्जाम। टू चीव द फैट, बैक वक करना, बैठ के टाइम पास करना। टू हैव अ कैजुअल लेंदी कन्व, चलो आओ आज फैट अपना कम करते हैं, बक करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। अ फ्लैश इन द पैन का मतलब है बस हुआ और खत्म, बस हुआ और खत्म, ठीक है। तो हम टेम्परेरी सक्सेस दैट फेल्स टू कंटिन्यू, ये नहीं होगा, हाईली डेंजरस, ठीक है। और टेम्परेरी सक्सेस, जैसे तुमने देखा भाई साहब, पहले मैच में ऐसा जबरदस्त खेला किसी टीम ने, तुम्हें लगा वर्ल्ड कप की यही दावेदार, और अगले में बहुत ही बुरा हारी, फिर तीसरे में बहुत बुरा, और फिर लीग मैचेस से बाहरी हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है क्या, अ फ्लैश इन दी पैन, बस एक चमक दिखाई और खत्म, ठीक है। डीपीपी और कर लेते हैं फटाफट, बहुत तेज चीटेगी फुर्ती के साथ। द स्ट्रे कैटल्स, तो कैटल्स कुछ होते नहीं है भाई, क्यों लगा रहे हो एपोस्ट्रॉफी, कैटल सिर्फ यही लिखा जाता है, ये तो प्लूरल अपने आप में होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। द रूम वुड लुक बिगर इफ वी रीअरेंज द फर्नीचर्स, कुछ नहीं होता, नॉन काउंट नाउन है, FURNITURE, बस सिंपल। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू सीक एक्सपर्ट एडवाइसेस, कुछ नहीं होता, नॉन काउंट नाउन है एडवाइस, तो इट शुड बी एडवाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर द लगेजेस, कुछ होता ही नहीं है, द वर्ड इज लगेज, LUGGAGE। इसी तरीके से ही गोज बैक टू द बिगिनिंग एंड वर्क्स हिज वे थ्रू द केस स्टेप बाय स्टेप, ये सिखाया था क्लास में। एक प्रेपोजिशन से दो सेम नाउन है, तो वो हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जज बीइंग द फादर, सेंटेंस इज ओनली सन टू 3 ईयर, क्योंकि 3 ईयर पूरा क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता भाई, ये क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है नाउन, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी।
तो ये सिंगुलर प्लूरल हो सकता था, ये नहीं हो सकता। अ लार्ज डैश डॉग्स का पैग होता है, स्वॉर्म ऑफ फिश होता है, या बीस, हर्ड ऑफ कैटल, स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन। माई सन स्पेंट अ गुड आवर ऑब्जर्विंग अ डैश कॉलोनी ऑफ एंट्स होती है, कॉयर ऑफ सिंगर्स होता है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है। आई विजिटेड द मार्केट विद माई फ्रेंड्स फैमिली एंड कजिन, और ब्रदर साथ में नहीं लिख सकते, कजिन एक अलग रिश्ता है, ब्रदर एक अलग रिश्ता है, याद रखिए। ना कजिन सिस्टर होता है, ना कजिन ब्रदर होता है ना, ब्रदर एक अलग रिश्ता है और कजिन एक अलग रिश्ता है। दुनिया के ज्यादातर देश में अपनी कजिन से शादी हो जाती है, हमारी सभ्यता हमारा समाज अलग है, नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे, बहुत इंडिया में भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे क्लान्स हैं जहाँ पे ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, तो याद रखिए कजिन एक अलग रिश्ता है और सिस्टर एक अलग। सिस्टर वो है जो सेम पेरेंट से बॉर्न है, कजिन पेरेंट डिफरेंट है। ठीक है, भाई बहन है, जो पेरेंट्स हैं वो आपस में भाई बहन। द कस्टमर हैंडेड ओवर 500 रुपीज, रुपी हो जाएगा, RUPEE, रुपी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन है ना, ये नाउन है, ये पूरा एडजेक्टिव है, 100 रुपी। मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ स्टोन्स नहीं हो सकता क्योंकि नॉन काउंट नाउन हो, इट हैज टू बी स्टोन। एज ए स्क्रीन राइटर देयर आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू काइंड नहीं हो सकता भाई साहब, क्या हो जाएगा, टू काइंड्स। सी लैंग्वेज इज एन एसेंशियल, एन भी बोल रहे हो तो यहाँ पे मोड होगा ना, एक मोड की बात हो रही है। बी द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस नहीं हो सकता, अमंग ऑल द चिल्ड्रन होगा, है ना, बताया था, एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, प्लूरल नहीं होगा। ये शीफ्स नहीं होता भाई, SHEAVES होता है, इसका सिंगुलर होता है शीफ। इसका मतलब क्या होता है, वो जो गेहूं की बाली होती है, बाली, उसको बोलते हैं शीफ। तो आंसर हुआ सी। ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट। तो इक्विवोकल होता है भाई एम्बिगुअस, तो ये इसका सिनोनिम हो गया, है ना, तो एंटोनिम हो गया सी। बाकी जितने लिखे हैं ऑब्सक्योर वे, दोनों सिनोनिम है। इसी तरीके से म्यूटिनस, म्यूटिनस होता है लड़ने को तैयार, कंटुमेशियस, सिडिशियस, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए। अनरूली भी इसका सिनोनिम हो गया, तो ओबीडियंट, डी इज द करेक्ट आंसर। बेलिजरेंट होता है गुस्से वाला, बेलिकोस, ये इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। एमिएबल होता है फ्रेंडली, यही इसका एंटोनिम हो गया। इफ्यूसिव होता है बड़ा इमोशनल, है ना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। प्रोफ्यूज भी क्लोज, फार सिनोनिम है, आंसर हो जाएगा रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला। इनिक्विटस होता है प्रीपोस्टीरियस, गंदा, बुरा, बैड, है ना, पापी। एक्सिक्रेबल, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, आंसर हो जाएगा वर्चुअस, हैविंग गुड क्वालिटीज इज वर्चुअस। तो भाई समरी क्या है कि नाउन आज हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, साथ में कुछ वोकैबुलरी भी की है, और आपसे इंतजा है कि प्लीज होमवर्क में आप रीडिंग करते रहिए, शेड्यूल लगाते रहिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, शेड्यूल लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली शेड्यूल आपको क्वेश्चंस भी लगवाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कामयाबी चूम लेगी आपके क्या कदम। ये थी हमारी आज की क्लास सुकून वाली, जिसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये क्लास भी जल्दी खत्म होगी क्योंकि मैंने लगातार पढ़ाया। और एक बहुत प्यारी, सुंदर, सुशील, सगुणी बात इस क्लास के बारे में जानते हो क्या? वो बात ये कि इसमें कोई भसड़ भी नहीं हुई, और मैंने दिल खोल के बढ़िया से पढ़ाया। किसी चीज़ पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।